गुर्दे की पथरी सिर्फ नाम सुनकर ही तकलीफ का एहसास होता है ना? लेकिन कभी सोचा है कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी से पहले इसका इलाज आखिर होता कैसे था? चलें, आज हम 1000 साल से भी ज्यादा पुराने दौर में झांकते हैं और उन अजीम दिमागों से मिलते हैं जिन्होंने इस दर्दनाक बीमारी के इलाज की बुनियाद रखी। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है कि भाई 1000 साल पहले जब जदीद आलात नहीं थे तो डॉक्टर गुर्दे की पथरी जैसी पेचीदा बीमारी से कैसे निपटते थे। इसका जवाब हैरानकुन तौर पर इस्लामी तारीख के सुनहरे दौर में पोशीदा है। अच्छा, तो हमारी सारी तहकीक का जो मरकज है ना, वो ये तारीखी दस्तावेज है। ये सिर्फ एक सफ़ा नहीं, बल्कि उस दौर की साइंसी जहानत का एक ज़बरदस्त सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि तिब्बी कामयाबियां रातों रात नहीं मिलती, उनके पीछे सदियों की लगन और तहकीक होती है। तो चले शुरू करते हैं अपना पहला बाब, कदीम मसला इब्तदाई जवाबात। आइए इस दौर में कदम रखते हैं जब तिब की दुनिया में एक इनकलाब बरपा होने वाला था और कुछ गैर मामूली शख्सियात ने इस चैलेंज को कबूल करने की हिम्मत की। ये टाइमलाइन हमें सीधा 9वीं और 10वीं सदी में ले जाती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि हमारे तीनों हीरोज अल-राज़ी, अल-फ़ाराबी और अबुल कासिम ये सब तकरीबन एक ही दौर में काम कर रहे थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये इल्म के तबादले और तरक्की का एक सुनहरी दौर था। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले माहिर से, अबू बकर मोहम्मद इब्ने ज़करिया राज़ी। एक ऐसा नाम जो गुर्दे और मसाने की पथरी के इलाज का समझे के मुतलादिफ बन गया। देखें, अल-राज़ी सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो एक मुकम्मल पैकेज थे, आलिम भी, फ़लसफ़ी भी। लेकिन इतने सारे तिब्बी मसाइल में से उन्होंने अपनी सारी तवज्जो एक बहुत ही ख़ास तकलीफ़ पर मरकूज़ की, गुर्दे की पथरी। और बस इसी फील्ड में उन्होंने तारीख बदल दी। अल-राज़ी का जो शाहकार था वो थी उनकी ये किताब, किताबुल हसात फ़ी कुलिया वल मसाना, यानी गुर्दे और मसाने की पथरियों पर किताब। अब ये सिर्फ कोई थियरी की किताब नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक अमली गाइड थी जिसने सर्जरी के बगैर पथरी को तोड़ने और निकालने के जदीद तरीक़े मुतारिफ कराए। उस दौर के लिए ये एक नाकाबिले यकीन पेशरफ थी। अच्छा, अल-राज़ी के बाद अब मैदान में आते हैं अल-फ़ाराबी, जिन्हें मग़रिब में अल-फ़ाराबियस के नाम से जाना जाता है। ये एक मुफ़क्किर थे, एक फ़लसफ़ी, जिन्होंने अपनी तहरीरों से इल्म का एक नया बाब रोशन किया। अल-फ़ाराबी ने गुर्दे की बीमारियों पर जो भी इल्म बिखरा पड़ा था ना, उसे इकट्ठा किया, तरतीब दिया और अपनी किताबों में महफूज कर दिया। तो समझें कि उन्होंने वो नज़रियाती बुनियाद फराहम की जिसके बगैर अमली इलाज तो मुमकिन ही नहीं था। उनका काम आने वाले डॉक्टरों के लिए एक नक्शे की तरह था। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अल-फ़ाराबी खुद कोई सर्जन नहीं थे, वो एक थियरिस्ट थे, एक मुफ़क्किर। उन्होंने इल्म की वो बुनियाद रखी जिस पर बाद में आने वाले सर्जनों ने अपनी कामयाबियों की पूरी इमारत खड़ी की। उनके अल्फाज वो ज़रख़ेज़ ज़मीन थे जिस पर सर्जरी का पौधा फल फूल सका। और अब हम चलते हैं इन तीनों में से आखिरी और शायद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल शख्सियत की तरफ, अबुल कासिम अज़-ज़हरावी, जिन्हें अबुल कासिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हकीकी इनकिलाबी सर्जन थे। अव्वल कासिम को जदीद सर्जरी का बाप कहा जाता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके काम ने सिर्फ तिब को ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि सर्जरी को एक बिल्कुल नई पहचान दी, और उनकी किताबें सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रहीं। ये नंबर देखिए, 30। अब ये देखने में शायद एक छोटा सा नंबर लगे, लेकिन ये अबुल कासिम के काम की वसअत का सबूत है। उनका इंसाइक्लोपीडिया अल-तसरीफ पूरी 30 जिल्दों पर मुश्तमिल था। ज़रा सोचें तो, प्रिंटिंग प्रेस से भी सदियों पहले एक शख्स ने तिब का इतना बड़ा खजाना कैसे मुरतब किया होगा। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। अल-तसरीफ असल में अबुल कासिम के अपने हाथों से किए गए ऑपरेशंस का निचोड़ था। ये एक अमली गाइड थी, एक हैंडबुक जिसमें हर सर्जिकल तरीकाकार को इतनी तफसील से बताया गया था कि दूसरे सर्जन भी उनसे सीख सकें। ये स्लाइड हमें बताती है कि इनका काम कितना वसी था। उनकी महारत सिर्फ गुर्दे की पथरी तक नहीं रुकी थी, वो आंख, कान और गले जैसे नाजुक आज़ा की सर्जरी के भी एक्सपर्ट थे, और अपने इल्म को बढ़ाने के लिए जानवरों पर तहकीक करने से भी नहीं हिचकचाते थे। तो
ان تینوں شخصیات نے مل کر طب کے لیے ایک ایسی مضبوط بنیاد رکھی جس پر آج بھی جدید میڈیسن کی عمارت کھڑی ہے۔ ان کی الگ الگ خدمات نے مل کر ایک ایسی میراث بنائی جو آج تک زندہ ہے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ ان تینوں کی خدمات کا بہترین خلاصہ ہے۔ الرازی نے ہمیں ٹیکنیک دی، الفارابی نے علمی بنیاد فراہم کی، اور ابو القاسم نے سرجری کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ دیکھیں کیسے ان سب کا کام ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ تاریخ کے اوراق میں ایسی کون سی بھولی بسری حکمت اور سائنس چھپی ہے جو ہمارے آج کے مسائل کا حل بن سکتی ہے؟ شاید ہمیں صرف ماضی میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔